अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है मुआज अहमद। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। फ्रेंडली मैचेस में हुए कुछ दिलचस्प मुकाबले। प्रीमियर लीग में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली आर्सेनल ने ला लीगा टाइटल चैंपियन बार्सिलोना को 5 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना पहला मैच आर्सेनल से जीतने के बाद रियल मैड्रिड से हार गई। रियल मैड्रिड ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी हासिल की। ब्राइटन और ब्रैडफोर्ड के दरमियान होने वाले मैच में ब्राइटन ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। एक और फ्रेंडली मैच में न्यूकैसल और चेल्सी के दरमियान हुआ जबरदस्त मुकाबला। मुकर्रर वक्त में दोनों टीम्स ने 1-1 गोल स्कोर किया। एस्टन विला और फुलहैम के दरमियान होने वाले फ्रेंडली मैच में एस्टन विला ने 0 के मुकाबले में 2 गोल से मैच जीत लिया। इंटर मियामी ज्वाइन करने के बाद पहले ही मैच में फतह दिलवाई और उसके बाद कैप्टन बने और कैप्टन बनने के बाद एक और मैच में लियोनेल मेसी की इंटर मियामी ने अटलांटा यूनाइटेड को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। अमेरिका और नीदरलैंड के दरमियान होने वाला मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। कनाडा ने आयरलैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वर्ल्ड कप के एक और मैच में पुर्तगाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस। वियतनाम को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। जानेंगे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के पहले मरहले के लिए ड्रॉज का ऐलान हो गया। पीएफएफ में इंतजामी और माली मसाइल की निशानदही हल के लिए क्या तजावीज होंगी। मगरबी ममालिक में पाकिस्तान फुटबॉल के हालात तालिब इल्मों के जेर मुशाहिदा। ये सब कुछ देखिए आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और जैसा कि आपने हेडलाइंस में भी सुना, कुछ फ्रेंडली मैचेस हुए हैं और उन्हीं को अभी हम डिस्कस करेंगे। मुआज, पहला मैच जो हुआ है आर्सेनल और बार्सिलोना के दरमियान, बहुत ही ज़बरदस्त मैच ये। एक तरफ आर्सेनल अपना पहला फ्रेंडली मैच यूनाइटेड से हारी थी और प्रीमियर लीग में दूसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की है और यूनाइटेड वहाँ पर तीसरी पोजीशन पे है, जबकि बार्सिलोना जो कि टाइटल विनर्स हैं, जो कि चैंपियंस हैं इस साल ला लीगा के, उनको इस मैच में उन्होंने शिकस्त दी है और हाई स्कोरिंग गेम थी। 5-3 से आर्सेनल ने ये मैच अपने नाम किया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर आर्सेनल की। 5-3 से उन्होंने ये मैच अपने नाम किया है। साका, जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इनकी रही है प्रीमियर लीग में भी और यहाँ पर भी पहला गोल किया उन्होंने अपनी टीम के लिए। हावर्ट्स जो है 45वें मिनट में दूसरा गोल किया उन्होंने। ट्रॉसर्ड जो है उन्होंने 2 गोल किए हैं 55th मिनट में और 78th मिनट में। और वियरा जो है उन्होंने 89th मिनट में 5वां गोल करके जीत दिलाई आर्सेनल को। बार्सिलोना की तरफ देखें तो लेवेंडोस्की, रेफिनिया और टॉरस जो हैं उन्होंने गोल्स किए हैं। बार्सिलोना जो है वो सिर्फ ला लीगा में इस दफ़ा अच्छी खेलती हुई नज़र आई है। जहां भी वो टूर्नामेंट के बाहर खेली है वहां पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो, उसकी क्या रीज़न आपको लगती है? आई थिंक बार्सिलोना भी ट्रांजिशन के पीरियड में है। एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और दूसरा ये है कि कुछ ट्रांसफर्स भी अब देखें, जिस तरह जो मैनचेस्टर सिटी के कैप्टन हैं गुंदुआन, या आई डोंट नो, आई कैन इवन प्रोनाउंस हिज नेम प्रॉपर्ली, बट ही इज़ बिन उनको ट्रांसफ़र उनकी मुमकिन बनाई गई है। और अभी भी इस मैच में भी आप देखें तो उनकी फॉर्मेशन वही रही है, दोनों टीम्स की फॉर्मेशन वही थी। अच्छा। गोल्स इसीलिए लीक होते रहे और फ्रेंडली मैचेस में अक्सर भी देखा गया कि ज़्यादा जो है वो गोल स्कोरिंग गेम्स होती है। आर्सेनल पहला मैच हारी थी यूनाइटेड से और दूसरा मैच अभी इन्होंने जीता और अच्छा कम बैक किया है। आप, क्योंकि पिछले मैच में जब आप फ्री थी उनसे भी हम यही बात कर रहे थे कि आर्सेनल प्रीमियर लीग में तो बहुत अच्छी खेली है, लेकिन पिछले मैच में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी आर्सेनल की। आर्टेटा को अभी मुझे लगता है कि वो यही रीस्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है और आर्सेनल व्हाट इट यूज्ड टू बी वो वैसी तो टीम नहीं रही है। हाँ, कुछ प्लेयर्स अभी भी हैं, जैसे देखें अभी आप बुकायो साका की तारीफ कर रहे थे कि साका ने बहुत। साका पे बात करते हैं, पहले मैच स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं शॉट्स 9 है बार्सिलोना के, 20 शॉट्स हैं आर्सेनल के। शॉट्स ऑन टारगेट 9 हैं आर्सेनल के, 4 हैं बार्सिलोना के। पोजेशन आप देख रहे हैं 60 है बार्सिलोना का, जबकि 40 जो है वो आर्सेनल का है। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं, येलो कार्ड्स, कॉर्नर्स भी आप देख रहे हैं, 5 आर्सेनल के थे, 2 FC बार्सिलोना के थे। और पोजेशन सिर्फ ज़्यादा रखा है बार्सिलोना ने, और क्योंकि ये स्पेनिश हमेशा जो इस तरफ की जो टीम्स हैं, ये खिलाड़ी हैं, ज़्यादा पोजेशन रखते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एग्जैक्टली टीम भी उनकी जो है वो इस वक्त ज़्यादा मैच्योर टीम है। आर्सेनल में अगर आप देखें तो आर्सेनल की टीम में बुकायो साका एज ए स्ट्राइकर हैं और इनके अलावा जो जिसने 2 गोल स्कोर किए हैं लियोंद्रो ट्रोसर्ड,
ही इज़ बीन वेरी गुड। साका को अगर देखें तो प्रीमियर लीग में भी वही प्रॉब्लम था कि वो पेनल्टी मिस कर देते थे, और यहाँ पर भी उन्होंने एक बड़ी क्लीन सी पेनल्टी मिस की है जिसमें उनके फैंस को और ऑब्वियसली आर्सेनल के फैंस को बहुत गुस्सा आया होगा। ये दिस इज़ बिन मल्टीपल टाइम्स नाउ। बिल्कुल, उस वक्त मैच भी एक गोल से बराबर था, लेकिन ये है कि बुकायो साका की परफॉर्मेंसेस में कोई शक नहीं, बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर है, बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंस है और अभी भी फॉर्म में है। पहला गोल भी उन्होंने स्कोर किया और ट्रॉसर्ड जैसे कि आपने बताया। बार्सिलोना को आपको क्या लगता है कहाँ पे वो इस मैच में लूप होल्स आपको नज़र आए? अटैक इतना अच्छा नहीं था, मिडफील्ड अच्छा नहीं था या डिफेंस? आई थिंक प्रेसिंग फुटबॉल जब दोनों की जानिब से फॉर्मेशन सेम थी, 4-3-3, दोनों 4-4 डिफेंडर्स के साथ खेल रहे थे, 3 मिडफील्डर्स और 3 फॉरवर्ड के साथ, या सेंटर मिडफील्डर वो लिंक मैन आपस में कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। इसी तरह 4-3-3 में इसी फॉर्मेशन के साथ खेल रहे थे। जब आप प्रेसिंग फुटबॉल खेलते हैं और इस फॉर्मेशन के साथ खेलते हैं ना, तो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आप काउंटर के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं जब भी आप अटैक करते हैं, क्योंकि सारे प्लेयर्स जब आप अटैक करते हैं तो सब प्लेयर्स को आगे मूव करने का मौका मिलता है, और जब आप ऐसी सिचुएशन में जाते हैं तो काउंटर जब भी हो जाता है तो गोल हो जाता है। इसमें भी अभी आप देखें वो जो फेरन टोरेस का एक गोल है उसके बिल्कुल बाद ही आर्सेनल ने भी गोल जो है वो किया है, और 1 मिनट का भी डिफरेंस नहीं रहा, वो काउंटर पे हुआ है। जी हाँ, काउंटर पे गोल किया है। एनीवेज, जो फ्रेंडली मैच में आर्सेनल ने फतह हासिल की है 5 गोल से और बार्सिलोना को हराया यहाँ पर। दूसरा जो मैच हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि आर्सेनल के अगेंस्ट अपना मैच जीती थी, यहाँ पर ला लीगा की ही टीम है रियल मैड्रिड, उनसे अपना मैच हार गई है 2-0 से। रियल मैड्रिड ने ये मैच जो है वो अपने नाम किया है। ऑल दो ला लीगा में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी रियल मैड्रिड की, लेकिन चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुंची थी रियल मैड्रिड और 0-2 से ये मैच जो जीता है। किस तरह से देखते हैं आप ये परफॉर्मेंस? जी हाँ, इट वाज क्लियरली, इट वाज लाइक अ फाइनल मैच। इट वाज एंचेलोटी वर्सेस एरिक टेन हैग, और आप देख सकते हैं डिफरेंस साफ जाहिर है, 2-0 से वो लोग जीत गए। और उनमें इट वाज विनी जूनियर वर्सेस हु इज देयर, उनकी टीम में रैशफोर्ड इज अ वेरी पॉपुलर प्लेयर, ब्रूनो फर्नांडिस है, तो वहाँ पर लूका मॉड्रिच है जो क्रोशियन खिलाड़ी हैं। एग्जैक्टली और यहाँ पर आपको बताते चले जूड बेलिंगम जिनको अभी ट्रांसफर में खरीदा था, उनका दूसरा ही मैच था, उन्होंने पहला गोल किया 6 ही मिनट में मैच के। और जोजेलो 89 मिनट में इन्होंने क्या ही शानदार गोल किया। और जोजेलो को एक और मौका भी मिला था हेडर से, लेकिन वो बाहर जो है वो गया था। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो अटैक किया है रियल मैड्रिड ने। कितने शॉट्स और कितने शॉट्स ऑन टारगेट थे, स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं दोनों टीम्स की तरफ से। आप देख रहे हैं शॉट्स 15 थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, 15 ही शॉट्स रियल मैड्रिड के। शॉट्स ऑन टारगेट 5 थे रियल मैड्रिड के भी और 5 ही थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के। पोजीशन आप देख रहे हैं 53% था, 47% पोजीशन रियल मैड्रिड के पास था। पासेस आप देख रहे हैं वो भी तकरीबन बराबर थे, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं ऑलमोस्ट बराबर थी। कॉर्नर्स 5 मिले हैं रियल मैड्रिड को, 4 मिले हैं यूनाइटेड को। अगर आप देखें फाउल्स भी बराबर दिए हैं, ऑलमोस्ट जो है वो हर चीज़ में बराबरी थी। पोजीशन भी तकरीबन जो है वो कुछ परसेंटेज का फासला था। माज यूनाइटेड अच्छा खेली है, आपको लगता है कि बराबर जो है वो कर सकती थी, डिजर्व करती थी? साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, उन्होंने आगाज़ ही अपना एक डिफेंसिव अंदाज में किया, दिफाई अंदाज में किया। उनकी फॉर्मेशन भी आप देखें तो वो 4-2-3-1 से खेल रहे थे, 4 डिफेंडर थे, फिर उसके साथ 2 उनके डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे, फिर 3 सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे थे, 1 फॉरवर्ड खेल रहा था इस तरह। जबकि एज कंपेयर टू रियल मैड्रिड उनकी स्ट्रेटजी देखें तो वो अटैकिंग मोड में ही रहे हैं, उन्होंने अटैक किया है। और जो इनकी फॉर्मेशन की ही वजह बनी है जो गोल नहीं स्कोर कर सके, क्योंकि 5 शॉट्स ऑन टारगेट तो थे और शॉट्स भी बराबर ही मिले। उनकी कन्वर्जन भी अच्छी रही है और वो इनको प्रेशराइज करने में भी कामयाब रहे हैं। ये मैं ऑब्जर्व कर चुका, जो मेरी जो फुटबॉल की गेम सेंस जितनी भी है थोड़ी बहुत, उससे मुझे ये लगा है। और डेफिनेटली उनके प्लेयर्स अगर आप देखें, रैशफोर्ड उसके मुकाबले में विनी जूनियर वो स्कोरर भी हैं और किसी ऐसी टीम में है जहाँ पर उनका कंपटीशन जो है वो एक हायर लेवल का है। तो अगर मैन यूनाइटेड की देखा जाए तो इस बार उनकी परफॉर्मेंस लीग में भी इतनी मुतासिर कुन नहीं रही जितनी रह सकती थी दीगर क्लब्स के मुकाबले में। बट अब कुछ नए खिलाड़ी भी तो खरीद रही है यूनाइटेड, दोबारा से अपनी ग्लोरी हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो नए प्लेयर्स में कोई प्लेयर आपको नज़र आया है, किसी को मौका दिया उन्होंने, या आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बाद? इट्स नॉट टू माय नॉलेज। अगर आपको किसी तबादले के बारे में कोई खुफिया ज़राए से कोई मालूमात हासिल हुई है तो प्लीज़ मुझे भी बताएं। आप हमारे शोज़ देखा करें, उसमें हम काफ़ी कुछ बताते हैं। और यूनाइटेड जो है वो भी कुछ प्लेयर्स डोमेस्टिक के हवाले से मैं आपको बता दूंगा, तो इंटरनेशनल आप मुझे बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, हम बताते रहते हैं। और ये मैच जो है वो रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से 0 के मुकाबले में 2 गोल से जीत लिया है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की तरफ से।
और यहाँ पर हम जो मैच अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच है और ये मैच हुआ है यूएसए वर्सेस नेदरलैंड्स के दरमियान और बहुत ही शानदार मुकाबला, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दोनों टीम्स की तरफ से। दोनों टीम्स मुकर्ररा वक्त में एक गोल करने में कामयाब हुई और ये अगर कहा जाए कि यूएसए की इज्जत बचाई लिंडसे होरैन ने तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, पिछले साल की फाइनलिस्ट टीमें हुई आमने सामने और दोनों के दरमियान ये मुकाबला एक गोल से बराबर रहा और होरैन जो है उन्होंने अपनी टीम के लिए गोल किया, बराबर किया एक्चुअली इस मैच को। उससे पहले रोड जो है 17th मिनट में नेदरलैंड्स की तरफ से उन्होंने गोल स्कोर करके अपनी टीम को बरतरी दिला दी थी और लग तो यही रहा था कि नेदरलैंड्स वो पूरा गुस्सा उतारना चाह रही है पिछले वर्ल्ड कप का माज। किस तरह से देखते हैं आप ये हाई वोल्टेज टाकरा था, ये जेन्युइनली एक हाई वोल्टेज टाकरा था। इसमें दोनों गुज़िश्ता वर्ल्ड कप की टॉप टीम्स आपस में लड़ी हैं और एलेक्स मॉर्गन और ये जो गोल स्कोरर हैं लिंडसे होरैन, इनको तो दोनों को कैप्टनसी के लिए भी कंसिडर किया गया था बिकॉज इनकी जो कैप्टन थी ये वर्ल्ड कप से पहले की ये एक अपडेट थी कि इनको कैप्टनसी के लिए भी अभी एलेक्स मॉर्गन जो है वो मेरे ख्याल से अभी तक सबसे ज़्यादा मरतबा अमरीकी टीम की नुमाइंदगी वर्ल्ड कप में कर चुकी हैं तो और वो डिफेंडिंग चैम्पियन भी हैं तो ऑब्वियसली उनकी एक रेपुटेशन थी। पहले हाफ में गोल हो जाना, उसके बाद पहला गोल कंसीड करने के बाद डेफिनेटली एक प्रेशर आ गया था और वो लग भी रहा था, ऑन फील्ड भी उनके बिहेवियर से लग रहा था कि उन्होंने पहला गोल जब कंसीड हुआ तो डिसमेंटल हो गई है टीम। अब उसको पहले तो अपने नर्व सेटल डाउन करते में उनको टाइम लगा और जब गोल बराबर हुआ है सेकेंड हाफ में उसके बाद जाके मुझे लग रहा था कि अब ये मामला जो है अब ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ कैलिबर पे लड़ रही हैं। अदरवाइज वो अगर नर्वस रहती दोनों मुश्किल हो जाता यूएसए के लिए मैच जीतना बिल्कुल। और स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं ये आप देख रहे हैं। 5 शॉट्स से नेदरलैंड्स के 18 शॉट्स से यूएसए के, शॉट्स ऑन टारगेट 4 थे यूएसए के, एक ही था नेदरलैंड का और एक को ही उन्होंने गोल में कन्वर्ट किया। पोजीशन आप देख रहे हैं ज़्यादा था नेदरलैंड के पास, 43% अमेरिका के पास था और पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स, येलो कार्ड्स और कॉर्नर्स 11 मिले हैं यूएसए को और 1 मिला है नेदरलैंड्स को। अगर मुआज शॉट्स या शॉट्स ऑन टारगेट की बात करें तो ज़्यादा अटैक नज़र आया है यूएसए की तरफ से। ये इसकी वजह यही थी पहला गोल होने की के बाद जो है वो ज़्यादा अटैकिंग गेम खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। इससे मुझे तो ये भी लगता है कि आप नेदरलैंड की डिफेंस देखें कि दे हैव बीन एबल टू सेव इट एवरी टाइम। जब भी हमला हुआ है वो उसको दिफा करने में कामयाब रहे हैं और अब इससे तो साफ जाहिर है कि वो पिछले वर्ल्ड कप में भी दूसरे नंबर पर थे और इस मरतबा भी अगर वो उसी एक ग्रुप में फॉर्चुनेटली दोनों हैं तो इस तरह का मैच तो सामने आना था। ये बड़ा खतरनाक ग्रुप है क्योंकि दोनों फाइनलिस्ट हैं और एक टीम ही आगे जा सकती है। अभी भी यूएसए इज टॉप ऑफ द टेबल, गोल डिफरेंस की वजह से वो लोग टॉप पर हैं और मेरे ख्याल से वियतनाम और पुर्तगाल जो है वो दे आर स्ट्रगलिंग। वियतनाम तो चलिए लेट्स सी आगे क्या इनका फ्यूचर होता है, इस वर्ल्ड कप में जर्नी कहाँ तक जाता है। और जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं ऑफ कोर्स लिंडसे होरैन, बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस, 8.3 रेटिंग थी, गोल एक किया है, एक्यूरेट पासेस 74%, चांसेस जो क्रिएट किए वो 2 है, टचेस 57 है और पासेस इनटू फाइनल थर्ड 8, टैकल्स 1, 50%। और वुमेन्स वर्ल्ड कप का ये मैच यूएसए नेदरलैंड के दरमियान 1-1 गोल से बराबर। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग के पहले मरहले का ड्रॉज का ऐलान हो गया है और इसके बारे में बताइए जी अपडेट क्या है। पाकिस्तान किसके खिलाफ अपना मैच खेलने जा रही है, होम मैच और अवे मैच, और उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर है? अभी ड्रॉज के मुताबिक तो कंबोडिया के साथ पहला मैच होगा ठीक 12 अक्टूबर को और फिर 17 अक्टूबर को होगा। एक होम लेग है और एक अवे लेग है। अच्छा, पाकिस्तान और कम्बोडिया का ये आप देख रहे हैं जी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए पहला मैच जो है वो 12 को खेला जाएगा, एक होम मैच होगा और 17 को एक मैच खेला जाएगा जो कि अवे मैच होगा। बिल्कुल ठीक। इसके बाद जो है वो अगर इधर से एक मैच जीतना ज़रूरी है, दोनों मैचेस में कामयाबी ज़रूरी है और उसके बाद अगर दोनों में एक मैच होता है तो ऑब्वियसली पॉइंट्स सिस्टम पर नज़र दौड़ाई जाएगी। अगर बराबर रहते हैं तो फिर पेनल्टी शूटआउट्स पे इनके फैसले डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसी तरह का डिसाइड होगा जस्ट टू मूव देम टू द नेक्स्ट राउंड। लेकिन गुजारिश ये है कि इस हवाले से अभी इतनी एक्साइटमेंट फैलाने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये अभी बड़ी इनिशियल स्टेज है और इसके बाद अभी बहुत से दर्जात हैं एज टू क्वालिफाई टू द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप से पहले इसके अभी 5 राउंड्स हैं, तकरीबन 4 राउंड्स हैं। अच्छा। ये पहले राउंड में जो AFC जो है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन है उसकी जो 46 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनमें 27th रैंकिंग से जो नीचे ऑनवर्ड 46 तक हैं वो 20 टीमें हैं तकरीबन। वो 20 टीमें मुकाबला करेंगी पहले राउंड में
उसमें से 9 टीमें आएंगी, वो सेकंड राउंड में टॉप 27 के साथ मिलकर Okay. 36 बनाएंगी और फिर उससे अगला राउंड। पाकिस्तान कौन से रैंकिंग में भी कहाँ पे आता है? पाकिस्तान ने अभी क्वालिफाई करना है। अभी देखें पाकिस्तान आता है बॉटम 3 में या 2 में, बॉटम 5 में। पहले तो बॉटम वाली टीम्स को हराना है और फिर टॉप 9 में आकर फिर जो टॉप 27 टीम्स हैं उनके साथ उन्होंने कम्पीट करना है। एग्जैक्टली तो ये अभी बहुत से मराहिल से गुजरने की ज़रूरत है। और आप ये देखें वर्ल्ड कप में भी जो 2026 में वर्ल्ड कप होना है उसमें एक तो टीम्स की तादाद बढ़ाई जा चुकी है, 3 होस्ट नेशंस और 45 उन्होंने ओवरऑल लेनी है तमाम तंजीमों से। जो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है, यूएफए से कुछ स्लॉट्स हैं। सही। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की 8 स्लॉट्स डायरेक्ट होती हैं, एक प्लेऑफ से आती है। चलिए ड्राफ्ट पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें टीम्स हैं और कौन कौन सी टीम्स इसमें हिस्सा ले रही हैं और पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल है। ये आप देख रहे हैं राउंड 1 ड्रॉज, आप देख रहे हैं यहाँ पर टीम्स भी आपके सामने हैं जिसमें मैचेस हैं और यहाँ पर पाकिस्तान और कम्बोडिया के साथ साथ अफगानिस्तान और ये बाकी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये राउंड 2 के मैचेस हैं। ग्रुप डी है, फिर ग्रुप ई और ग्रुप एफ, उसके साथ साथ फिर ग्रुप जी जहाँ पर सऊदी अरेबिया भी शामिल है, उनसे भी फिर खेलना पड़ेगा। लेकिन पहले ये सीढ़ियाँ, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ द रैंकिंग ऑब्वियसली, क्योंकि एशिया बहुत ऑब्वियसली आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा खित्ता है, यहाँ पर टीम्स भी ज़्यादा हैं। और आप देखें स्लॉट डायरेक्ट 8 स्लॉट्स हैं एशियन टीम्स के लिए और वो टॉप टीयर में से क्वालिफाई कर चाइनीज़ टीम है, सऊदी अरेबिया है यहाँ जिसने वर्ल्ड चैंपियन को गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में हराया है। तो उनको आसान लेना तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है। और अगर इन तमाम टीमों के दरमियान देखा जाए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। अभी हमारी रैंकिंग उस तरह की नहीं है। अच्छा, अभी आप ये देखें कि जो पहले 20 टीमें मुकाबला कर रही हैं, इनमें से जो 9 टीमें ऊपर आएंगी उनको उन 27 टीम्स के साथ अब वो टोटल 36 टीम्स आपस में मुकाबला करेंगी। उसमें से हर ग्रुप की जो टॉप 2 टीम्स होंगी उनका एक ग्रुप बनेगा 18 का, फिर वो 18 कंपीट करेंगी। तो आप ये देखें कि मुकाबले का जो मेयार है वो काफ़ी सख्त है और बहुत ज़्यादा मराइल हैं एज टू गेट टू वर्ल्ड कप। तो टोटल कितनी टीम्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं इसमें से? इसकी कोई लिमिटेशन है? मैंने अर्ज किया कि 8 स्लॉट्स हैं एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन से जो जाएंगी, फिर उन 8 स्लॉट्स को फिल करना है उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो 9 टीम्स compete करेंगी, फिर वो जो जीतेंगी उनमें से आपस में ग्रुप में 2 टीम्स होंगी, वो दोबारा से compete करेंगी। उनको मिला के, उन तमाम ग्रुप्स को मिला के तकरीबन 18 टीम्स बनेंगी, वो तीसरे राउंड में compete करेंगी और फिर तीसरे राउंड में से जो टॉप 2 टीम्स होंगी उनका भी आगे एक मरहला है। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान के लिए होप जो है वो बहुत थिन है और उस पर हम आवाम को एक्साइटमेंट का शिकार ना हो, तो यही मशवरा है हमारी तरफ से। तो शिकार नहीं है अवाम, मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी हमारा सस्पेंशन खत्म हुई है और उसके बाद तनकीद भी ना करें, ये भी गुजारिश है कि तनकीद तो करेंगे हम और तनकीद तो ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि इसी में वर्ल्ड कप के लिए शायद क्वालिफाई कर ले, लेकिन पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं और यही है कि इसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी नज़र आए और आगे जाने की कोशिश तो ऑफ कोर्स हो सकती है और नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स आपने कहा कि एक लॉन्ग वे टू गो है, तो वो हमें भी समझ आता है, वो व्यूवर्स को भी समझ आता है। ऐसा तो नहीं हो सकता इतने अरसे बाद एकदम से आपको पता चले कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, बट एटलीस्ट कुछ परफॉर्मेंसेस नज़र आए और एक वो रास्ता नज़र आए कि उस पर चढ़ चुकी है हमारी टीम। ऐसी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिले जिससे व्यूवर भी देख के समझ सके कि चलो अभी नहीं तो अगले 2-3 साल के बाद हमें भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलती हुई नजर आएगी। एक निहायत खूबसूरत सोच है और इसकी इस ज़ौक़ की और इस सोच की परवरिश की जानी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ये परवरिश आप जैसे लोग ही करवाएंगे और जो फीफा के हमारे फेडरेशन में लोग बैठे हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हों, स्पोर्ट्स बोर्ड के हों, और वो ये जो है वो परवरिश चढ़ा सकते हैं और करवा सकते हैं, क्योंकि 4-5 साल भी अगर यही रिजल्ट्स रहेंगे, सेम चीज़ें रहेंगी, यही इंतशार रहेगा, तो फिर जो है वो मामलात और ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। डिबेट्स अगर डिस्कशन टेबल्स पर आएंगी तो मुझे लगता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एज़ फार एज़ वी हैव ऑब्जर्व, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो इंतजामी मामलात हैं उसमें उन्हें मुआवनत की ज़रूरत है। अब कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहा या वो डिमांड नहीं कर रहा उन रिसोर्स की, उन ज़राए की जिनकी मदद से वो ये तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये उनको मज़ीद माजी की तरफ लेकर जाएगा, मुस्तकबिल में हालात बेहतर होने वाले। अच्छा, मीडिया हैंडल के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्योंकि पीसीबी ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस चीज़ को संभाला है, जो उनकी मीडिया टीम है जो भी कह लें आप,
लेकिन फुटबॉल से रिलेटेड जिस तरह प्लेयर्स हैं हमारे, कोई उनको लाइमलाइट नहीं है, कोई मतलब आप शोज़ करवा सकते हैं उनकी रिकग्निशन के लिए, आप जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे सकते हैं, आपके जो कैंप्स हो रहे हैं बाकी जो हो रहे हैं, आप मीडिया को इनवाइट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो उन प्लेयर्स को और उस टीम को जो है वो रिकग्निशन तो मिले थोड़ी सी। डेफिनेटली, और ये बेहतरीन मशवरा है। अगर इस बारे में सोचा जाए तो ज़राए तो अवेलेबल हैं। अभी हार्ड स्टॉप यही है ना कि उनकी तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया जिससे उनकी रजामंदी जाहिर हो। हमारे पास तो अभी जो हमने ऑब्जर्व किया है, अब आप ये देखें कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास। उनका एक फेसबुक पेज है जहाँ से ज़्यादातर कम्युनिकेशन अभी तक की जा रही है, और उसी के ऊपर उनके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो वल्नरेबल हैं, जो ससेप्टेबल हैं। ऑब्वियसली मिसयूटिलाइज हो सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, कोई उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहरकैफ बताने का मकसद ये है कि अ लॉट इज़ देयर दैट इज़ नीड टू बी डन। अभी जो मामलात हैं, पीआर डिपार्टमेंट का क़याम उनके लिए अब इंडिस्पेंसिबल हो चुका है। अब उनको सबसे पहले अपना मीडिया और पीआर स्टैब्लिश करने के लिए, ताकि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन मुमकिन बना सके। कैसे होगा जब उनके इनिशियल मसाइल ही हल नहीं हो रहे, उसमें इलेक्शन का मसला है, उसमें एक जो जमात है वो ये कहती है कि हम इनको मानते ही नहीं हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड उधर से फिर आ जाता है कि आप जो है वो हम इलेक्शन दोबारा करवाएं, आपके मेंबर्स को हम नहीं मानते, नॉर्मलाइजेशन कमेटी मुसालहत की कोशिश करती है, और उसके बाद फिर जो है दूसरी तरफ से चुप साधी हुई है जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो ये मामला तो पहले ये हल होंगे, तो ये तो नेक्स्ट स्टेप है आई थिंक कि जिसमें टीम्स के बारे में सोचा जाए और बाकी चीज़। अभी भी जो हो रहा है वो ऐसे लगता है एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है कि जी डिस्ट्रिक्ट के मैचेस करवा दें, कैंप्स लगा दें, ये कर दें। इस बात से तो मैं आपकी एग्री करता हूँ कि अभी इसी तरह लग रहा है जैसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। हाँ, जो दूसरा पॉलिटिकल ग्रुप है जो उनको पॉलिटिकली प्रेशराइज कर रहा है, वो तभी कर रहा है जब उनकी तरफ से साइलेंस मेंटेन रहता है। और वो साइलेंस मेंटेन क्यों रखे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनके पास अभी कोई ऐसी ऑफर्स आई ही नहीं है। अगर कोई भी ऑफ़र करेगा तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर एक बार सोचेंगे ज़रूर कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, और ये बिल्कुल सही वक्त है जब हमें ये ऑफ़र आई है, और अगर कोई मुनासिब ऑफ़र करता है तो उन्हें कबूल करनी चाहिए। उस ऑफ़र में होना क्या चाहिए, उसमें इनकी प्रॉपर ब्रांड मैनेजमेंट, साथ साथ फुटबॉल फेडरेशन की जितनी लॉजिस्टिक्स हैं, प्लेयर्स ने ट्रैवल करना है, टूर करना है, वहाँ उनकी अकोमोडेशन, वहाँ पर उनको जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, इफ़ दे हैव, अगर उनको ऑफर की जानी है फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से, तो ये बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी हैं। आपको नहीं लगता पहले यहाँ पे अकोमोडेशन के मसले हल करने होंगे जो प्लेयर्स हमारी बाकी जगहों से आते हैं? मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ देम। एक कंप्लीट लिस्ट है जिसमें आपका इंटरनेशनल टूर्स भी आ जाते हैं, आपका डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, और जो डोमेस्टिक सूबाई सतह पर, नेशनल लेवल पर जो आपकी इंतज़ामी तंजीमें हैं, उनको क्या मसाइल दरपेश हैं, ये वन बाय वन ही हल होने वाले हैं ना। दिस इज़ वन ऑफ देम। तो अभी तक इस बारे में कोई नहीं सोचा गया डिपार्टमेंटल जो है फुटबॉल को ख़त्म करने के? मेरी गट फीलिंग ये है, जो मेरा स्ट्रांगली जो मुझे वाइब आ रहा है वो यही आ रहा है कि उनको अभी ऐसी ऑफर्स किसी ने की नहीं है। अगर एक मुकम्मल प्लान और मुकम्मल मंसूबा उनको दिया जाता है कि हम आपकी मीडिया को देना है, ये ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पर निजी तंजीमें हैं, सरकारी तंजीमें हैं, गैर सरकारी तंजीमें हैं। लेकिन जब आप खुद से कुछ करेंगे तो फिर ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको जब एक बिजनेसमैन को जब नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो क्यों उनसे रब्ता करेगा, वो क्यों उनके पास जाएगा जब आपके पास ही कोई प्लान नहीं है? आप अपना एक प्लान तो बनाए ना। पीएसएल की अगर आप मिसाल देते हैं तो एक प्लान पीसीबी ने बनाया ना पीएसएल का, फिर जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आई और स्पॉन्सर्स आए, आपके पास कुछ बेचने के लिए था तो वो आई ना। इनके पास क्या है बेचने के लिए? बेचने के लिए इनके पास, अब देखें, लीग का इनकाद तो उन्होंने मुमकिन बनाया है। उनके पास टीम्स भी थी, उनके पास इवेंट मुनक्किद कराने के लिए मुनासिब इंतजामात भी थे। अब आप ये देखें, अभी एक पॉलिसी ये भी ज़ेरे बहस है कि साल में ड्यूरेशन कितना होना चाहिए अगर लीग आपने कंडक्ट करानी है। यही लीग जो है इन्हीं टीम्स के साथ दिसंबर के एंड में, जनवरी के शुरू में भी आपको देखने में आई। अब वही टीम्स को अगर आप दोबारा साल के आखिर से भी पहले इनवाइट भेजेंगे तो आपका इंप्रेशन कैसे जाएगा? ये क्लियरली यही इंप्रेशन जाएगा कि यार ये अंडर प्रेशर है और इनको किसी सियासी या इंतजामी दबाव की वजह से, इंतजामिया का दबाव। वही है, जब तक अंदर के मामलात हल नहीं होते तब तक कोई रिस्क नहीं लेगा आउटसाइडर, जब तक ये खुद से। और इसके लिए मुझे लगता है किसी निजी इदारे को अप्रोच करना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एवरीबडी कि वो फुटबॉल फेडरेशन को स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन के साथ वो एक प्रपोजल पिच करें जिसमें उनको क्लियरली बताया जाए कि ये पब्लिकली अब समझ आना शुरू हो गया लोगों को कि आपकी ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो बड़ी पुअर है अभी, और आपके ब्रांड मैनेजमेंट में आपको हम खिदमात फराहम कर सकते हैं। ये सजेशन देने में कोई हर्ज नहीं है। अब देखें, एहसान मज़ारी साहब जो हैं वो जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो सरबराह हैं,
उनको भी, वो भी ही इज़ द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन, उनको भी ये प्रपोजल जो है मुझे लगता है कि जाना चाहिए। इस वक्त जितने इदारे हैं उनको अप्रोच करना चाहिए और इन तमाम जितनी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको ये मंसूबा दिया जाना चाहिए कि अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप फेयर इनफ यू टेल अस कि कितने वक्त में आप ये मंसूबे पर अमल दरामद शुरू करेंगे। अगर वसाइल नहीं है तो प्लीज़ लेट समबडी डू इट फॉर यू, और फिर आप देखें उसमें आप अपना स्टैंडर्ड बताएं कि आप इस मयार की लीग मुनक्किद कराना चाहते हैं, अपने खिलाड़ियों को ये सहूलियात देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में से एक नहीं, बहुत से ऐसे ऑप्शंस और बहुत से ऐसे बिजनेसेस आगे आएंगे जो पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त आपने मशवरे दिए हैं और आई होप कि इन पे कुछ काम भी हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में और पाकिस्तान का फुटबॉल भी ग्रो करे और तरक्की करे और हमारी फेडरेशन जो है वो भी इन मामलों को अच्छी तरह से संभाले। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में आप शामिल करेंगे मगरबी ममालिक में पाकिस्तान जो है फुटबॉल के हालात तालिब इल्मों के ज़ेर मुशाहिदा है। ये क्या खबर है मास? ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसमें कोई खातून स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को एज ए मैनेजमेंट केस स्टडी बता रही हैं। अच्छा। वो ये उनका मेरे ख्याल से एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स स्टडीज़ उनका एक कोर्स है, एक डिसिप्लिन है। ठीक है। और ये मैनेजमेंट स्टडीज़ के डिसिप्लिन में ही आता है, मैनेजमेंट साइंसेज में ही आता है। और उसमें उन्होंने इस मजमून के तहत पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बतौर केस स्टडी लिया है और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर करप्शन के इल्ज़ामात रहे हैं, फ़ंड्स खुर्द-बुर्द होते रहे हैं, इस तरह के इल्ज़ामात लिए हैं और अब बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, फिर उन्होंने तजावीज़ भी दी हैं उसमें। तो ये आजकल बड़ी वायरल हुई है, ये बड़ा इसको लोग देख रहे हैं और इस पर रद्द-ए-अमल भी काफ़ी मैंने मुशाहिदा किया है कि आया है लोगों का। बताने का या इसको शेयर करने का मेरे ख्याल से मकसद यही है कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इस वक्त रेपुटेशन क्या है और वो किस तरफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि मगरबी ममालिक के जो तलबा हैं वो एज ए केस स्टडी कर रहे हैं कि जी ऐसा क्या मसला है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बार बार कोशिशें की जाने के बावजूद वो ऐसे मयार पर या वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, उसकी एक गवर्निंग बॉडी या उसकी जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लीग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उस तरह इस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पा रहा। और अब दुनिया जहाँ पहुँच चुकी है और अभी भी हम जो है वो फुटबॉल में और यही मसले मसाइल हम भी बयान करते हैं शो में कि क्या वो क्या कहते हैं उसको कि वो की पॉइंट है जिसको अगर ठीक कर दिया जाए तो सारी चीज़ें ठीक। असल में मुझे लगता है हमारे जो अहदाफ है ना वो क्लियर नहीं है। फुटबॉल फेडरेशन का भी अगर एक हदफ है ना तो वो क्लियर नहीं है अभी तक। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि लगता है ऐसे ही है कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि चलो इधर मैच करा दो, इधर करा दो, और वो भी बहुत कम। कोई प्लान नहीं है और ना कोई प्लान बना रहा है, वो अपनी लड़ाइयों में ही मसरूफ़ है कि किसको नीचा दिखाना है और किसको क्या करना है। मैं एग्री करूंगा आपकी बात से। ये तक नहीं बताया गया कि अगर अभी 192nd रैंकिंग पे हम हैं तो हमारा हदफ 5 साल का हदफ क्या है? क्या अगर हम 150 से ऊपर, एक तरफ आप सऊदी अरब अपने वो बरादर मुल्क को देखते हैं तो 17 बिलियन उन्होंने एक मुख्तस कर दिया बजट। चले हमें समझ आती है, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन आप अपने रिसोर्सेज में रह के बेहतरी क्या ला सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ये कह दें जी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इसलिए हम बेहतरी नहीं ला सकते। मोरक्को को आप देख लें किस तरह से उनका वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस थी। तो अगर बेहतरी की बात करें तो हमारे पास टैलेंट भी है और आप उन्हीं को पॉलिश कर सकते हैं जो रिसोर्सेज है उसमें रहते हुए, और फिर आप उनकी कामयाबी के बाद इनिशियल जब कामयाबी मिलना शुरू होगी फिर रिसोर्सेज भी खुद ही आना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली। इन मसाइल के बावजूद अगर आप अपने अहदाफ नहीं बताते तो डेफिनेटली आप जो भी मैनेजमेंट लाएंगे वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। अगर आप एक क्लियर टारगेट सेट करेंगे कि जी हम 5 साल में यहाँ जाना चाहते हैं और 10 साल बाद हमारा ये हदफ है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली बाकी सब निज़ाम के जो दूसरे पुर्जे हैं वो भी आपके आपको नहीं लगता जो ऊपर बैठे हुए हैं कुर्सियों पे उन पे कोई ऐसा बंदा आना चाहिए जो ये सारे स्टेप्स ले सके और एक अग्रेशन एक अग्रेशन के साथ और स्पीड के साथ ये काम कर सके? एहतसाब का मुतालबा तो हो चुका है, तो मुझे लगता है ये आपके पास ये खबर है और आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक खबर ये फ्लोट कर रही थी जो मेरी निगाहों से गुजरी और मैंने देखा था कि मुतालबा किया जा रहा है कि जितने इस वक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स बोर्ड और नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जितने मेंबरान हैं, जो लोग भी इसको स्टीयर कर रहे हैं, वो उनके एहतसाब और उनके जितनी भी अकाउंटेबिलिटी या रिपोर्ट्स मांगी जाएं, उनसे ट्रांसपेरेंसी मांगी जाए और देखा जाए कि वो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, अपने अपने हदफ से पीछे रहने की वजूहात क्या हैं। चलिए लेट्स सी इस पे जो है वो क्या फ्यूचर में रिजल्ट्स आते हैं। और यहाँ पर अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं वो लियारी में एक स्टेडियम जो है वो बनाया गया है। किसने ये स्टेडियम बनाया है, क्यों बनाया है और लियारी
डिजर्व भी करता है ये स्टेडियम? मार्क बताइए स्टेडियम के बारे में थोड़ी सी तफसील। ये एक एक्चुअली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें दीगर खेलों के लिए भी सहूलियात मौजूद हैं। फुटबॉल स्टेडियम इस्टेब्लिश किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे और कहा जा रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टेडियम। और इसका जो एम्बियंस है जगह का वो तो लग भी ऐसा ही रहा है कि ये बड़ा बेहतरीन किस्म का कुछ बनने जा रहा है। अब इस बारे में मज़ीद डिटेल्स इंशाल्लाह विल शेयर इन ड्यू टाइम। अभी जो हमारे पास तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक तो यही है कि ये बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स भी है इसमें और फुटबॉल का भी है, लेकिन लियारी के बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टैलेंट भी, वो मिनी ब्राज़ील कहते हैं उसको। एग्जैक्टली मिनी ब्राज़ील कहा जाता है, बड़ा टैलेंट है वहाँ के बच्चों लेकिन में। खेलने दिया जाएगा इस कॉम्प्लेक्स में? डेफिनेटली, ये अब आई एम वेरी ये होपफुल। एक क्वेश्चन मार्क है। मुझे लगता है जब अगर आप आप मेंबरशिप्स और इन चीज़ों की बात करते हैं तो फिर वो बेचारे बच्चे कहाँ इन ग्राउंड में खेल पाएंगे? जनाब अगर आप ट्रेनिंग दे सकते हैं हाँ। कोचेस। हाँ जी, ट्रेनिंग दी जा सकती है। मेरी तो गुजारिश यही थी, आपने जैसे मौका दिया है, क्योंकि देखिए इतना अरसा इंटरनेशनल फुटबॉल पर फोकस करने के बाद अगर आप लोगों ने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ किया है कि यार somebody has to be there now। आपको नहीं लगता है ये सारे जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसको साइड पे करके आप पूरे पाकिस्तान से एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाएं, पूरे पाकिस्तान से आप जो है वो 25 लड़के, 30 लड़के या 50 लड़के एक सेट कर दें कि 50 बॉयज़ हमें चाहिए। उसके लिए आप टारगेट दे दें 4 से 5 साल का, कि 4 से 5 साल में हमने एक टीम बिल्ड करनी है, बल्कि 2 टीम्स बिल्ड हो सकती है, आपकी बैकअप टीम भी है और एक आप उसको आप कैंप्स लगा के, ट्रेनिंग कैंप्स लगा के या जो भी एक सिस्टम है उसके तहत ये जो सूबाई लेवल पे, फिर वो क्लब्स की तरफ से, फिर पता नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर ज़िले, और ये सारी खिचड़ी इसको ख़त्म नहीं करना पड़ेगा जो डिपार्टमेंटल सा एक बना हुआ है। वैसे आइडियली होना इसी तरह चाहिए जिस तरह आप चाह रहे हैं कि एक बड़ा मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप 4 साल में पाकिस्तान से 40-50 लड़के ही ना ढूंढ पाए। आप गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, ये लियारी में हैं और हमारे पिंडी में हैं, लाहौर में है, हर जगह से तो जो डिजर्व करता होगा वो सामने आएगा। आप उनको लेकर टीम बना सकते हैं। आपकी बात ठीक है। सिस्टम अभी जो बनाया गया है ना, उसमें कोशिश ये की गई है कि हर फुटबॉल सर्कल की नुमाइंदगी मुमकिन हो, उसमें ऐसा फुटबॉलर भी हो जिसको लेकिन ये एक बिजनेस बना हुआ है। मुझे तो ऐसे लगता है ये स्पोर्ट्स की खिदमत नहीं हो रही है, एक बिजनेस हो रहा है कि वो वहाँ पे वो सर्कल बना हुआ, वहाँ पे वो सर्कल बना हुआ, और सब अपने अपनी उन चीज़ों को लेके। स्पोर्ट्स की अगर बात करें कि खेल को कैसे आपने बनाना है और आपने टैलेंट कैसे लेके आना है, अगर आप क्रिकेट में देखें, शाहीन अफरीदी कितनी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेले हुए थे, ठीक है, मतलब और कितना टैलेंट हमें एक सिर्फ PSL से मिला है। तो ये टैलेंट कहाँ से मिला? ढूंढा गया ना। तो ढूंढने पे अगर आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर आप प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि फिर वो ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आएगी और वो प्लेयर्स ढूंढने में, और वो जिस तरह लाहौर कलंदर का बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, जो टैलेंट वो ढूंढते हैं, वो भी तो पाकिस्तान की ब्रेन है ना, वो भी तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनसे भी मुशावरत की जा सकती है, मतलब आइडियाज़ आप ले सकते हैं डिफरेंट लोगों से। तो इस तरह से एक सिंपल सा नहीं होना चाहिए। ये जो खिचड़ी सी पकाई हुई है, इसमें तो वही जो जिसमें केस स्टडी भी हुआ है, तो मुझे तो लगता है कि ये फ्लॉप होने की वजह ही है बार बार कि वो हमेशा से पहले हम अपनी उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम आगे तक जा ही नहीं पाते। यू मीन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सूबाई लेवल पर डिफरेंट जो फुटबॉल एसोसिएशन है उनकी इतनी मदाखलत नहीं होनी चाहिए। कौमी सा एक एजेंडा होना चाहिए शफाफियत के निज़ाम पर मबनी कि यार ये 50 लड़के हमें चाहिए, इतने आप टाइम। सूबाई लोगों को कह देंगे भाई हमें 2 साल में आप अपने सूबे से जो है वो ये लड़के दे जो नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है उसको सूबाई फुटबॉल एसोसिएशन जो हैं वो अपने अपने प्लेयर्स रिक्रूट किए हुए फराहम करते हैं, टीम्स कम्पीट करती हैं और फिर उसमें से एक मास्टर टीम बनती है। इस तरह का कुछ निज़ाम है। चलिए लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। और यहाँ पर ग्राउंड तो बन गया है, अब वहाँ पे खेलने के लिए हमें लड़के भी चाहिए और अल्लाह करे कि हमें अच्छा टैलेंट भी देखने को मिले। और टैलेंट तो है लेकिन वो नज़र आ जाए, बस ये हमारी दुआ है। तो आप रिपीट में हमारे शोज़ देख सकते हैं fastsports.tv, ये हमारी वेबसाइट है यहाँ पर, और यूट्यूब पे आप हमारे शोज़ देख सकते हैं। हमारा चैनल फास्ट स्पोर्ट्स PK, यहाँ पर भी रिपीट होते हैं शोज़, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पूरी दुनिया की जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनसे अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और मुआज़ अहमद को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैम्पियंस। अल्लाह हाफ़िज़।